नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कास्ट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरी भी हैं, सारे किस्म के प्रश्न हैं। और बाकी यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए तो मेरे चैनल पे कास्ट अकाउंटिंग के 3 वीडियो ऑलरेडी पहले से हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को भी हम हल करके देख लेते हैं ताकि आपको प्रश्नों का आइडिया हो जाए कि एक्चुअल एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको बीआरएफ का कोर्स मिल जाएगा। कंपनी लॉ का कोर्स आपने पहले देखा ही होगा। बीआरएफ के भी 2 वीडियो हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मटेरियल कास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री लागत का हिस्सा नहीं है। कास्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड यानी क्रय की गई सामग्री की लागत, तो ये तो मटेरियल कास्ट का हिस्सा होगा ही, ये तो मूल सामग्री है। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड यानी आगत वाहन व्यय। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि माल को दुकानदार से खरीदने के बाद अपने गोदाम तक लाने का जो वाहन व्यय लगता है, तो कैरेज इनवर्ड भी आपके माल की लागत में शामिल होगा। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड दिया है, तो ये चीज़ शामिल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड का मतलब हो गया कि माल आपके गोदाम में आने के बाद उसे आपने आगे कहीं भेजा, उसमें जो वाहन का व्यय लगा, तो ये आपके माल की लागत का हिस्सा नहीं होता है, सामग्री की लागत का हिस्सा नहीं होता है। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऑफ इनकमिंग मटेरियल, आगत सामग्री का मार्ग बीमा। तो ठीक है, मार्ग के बीमा के लिए भी आपने जो भी पेमेंट किया है वो आपकी सामग्री लागत का हिस्सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामग्री क्रय मूल्य में सम्मिलित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। IGST इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, यानी IGST यदि क्रेडिट उपलब्ध है। रोड टैक्स एंड टोल टैक्स। SGST इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, यानी SGST यदि क्रेडिट उपलब्ध है। और CGST इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, CGST यदि क्रेडिट उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोड टैक्स और टोल टैक्स, यानी माल को सप्लायर से अपने गोदाम तक लाने के दौरान जो आपने वाहन भाड़ा दिया, टोल टैक्स दिया, ये सब सामग्री के क्रय मूल्य में शामिल होता है। GST भी शामिल होता है, लेकिन यदि क्रेडिट उपलब्ध नहीं है तब शामिल होगा। यदि क्रेडिट उपलब्ध है तब GST के मूल्य को माल के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट आपको भविष्य में जब आप टैक्स का पेमेंट करेंगे तो उस समय आपको वापसी हो जाएगी, GST की वापसी हो जाएगी। तो इसलिए इसे माल के लागत में क्रय मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रय की गई सामग्री के मूल्य में सम्मिलित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। ड्यूमरेज, डिटेंशन चार्ज, पेनाल्टी या बेसिक कस्टम ड्यूटी। हिंदी में देख लेते हैं, ड्यूमरेज रोकने का मूल्य या दंड, कोई पेनाल्टी यानी दंड, और मूल कस्टम ड्यूटी। तो देखिए, ड्यूमरेज भी एक तरीके की पेनाल्टी ही होती है। तो ये पेनाल्टीज तीनों जो हैं ये आपके क्रय मूल्य में शामिल नहीं होंगी। मूल कस्टम ड्यूटी शामिल होगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, क्योंकि जब आप किसी सामग्री का आयात करते हैं तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी उसमें जोड़कर ही आपको सामग्री का मूल्य मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन या एक्टिविटीज। प्रोडक्शन कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, फिक्स्ड कास्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कार्य या क्रियाओं पर आधारित नहीं है। उत्पादन लागत, प्रशासनिक लागत, स्थिर लागत या विक्रय एवं वितरण की लागत। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्थिर और परिवर्तनशील लागत प्रकृति के आधार पे डिवाइड किया गया है लागत को, जबकि प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन या आप कह लीजिए इसे ऑफिस कास्ट, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी विक्रय और वितरण का व्यय, ये तीनों वर्गीकरण क्रियाओं के आधार पे है। उत्पादन होता है फैक्ट्री में, ऑफिस में ऑफिस संबंधी लागतें आती हैं, बाजार में माल बेचने जाते हैं तो विक्रय और वितरण की लागत आती है। ये तीनों क्रियाओं पर आधारित है। लेकिन स्थिर लागत और यदि परिवर्तनशील लागत भी यहाँ दिया होता तो ये लागत का प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण हुआ।
क्रियाओं के आधार पर नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की लागत की श्रेणी में नहीं आता है? पैकिंग कास्ट सेकेंडरी यानी द्वितीयक पैकिंग की लागत, क्वालिटी कंट्रोल कास्ट गुणवत्ता नियंत्रण की लागत, पॉल्यूशन कंट्रोल कास्ट प्रदूषण नियंत्रण की लागत, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट रिलेटेड टू द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, शोध और विकास की लागत जो उत्पादन लागत के संबंध में की गई हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पैकिंग लागत द्वितीयक यानी कि पैकिंग कास्ट सेकेंडरी, ये आपके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मटेरियल, वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज को जोड़ते हैं। इन तीनों को जोड़ने पे आपको प्राइम कास्ट मिलती है। प्राइम कास्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो आपको फैक्ट्री कास्ट मिलती है। फैक्ट्री कास्ट में जब आप ऑफिस ओवरहेड को जोड़ते हैं तब आपको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। इसमें कहीं भी आपका पैकिंग का सेकेंडरी एक्सपेंसेज नहीं आएगा। यहाँ पे प्राइम कास्ट में पैकिंग का जो प्राइमरी एक्सपेंसेज है, यानी पहली बार प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके ऊपर जो लेयर लगाई जाए उसे सुरक्षित रखने के लिए, वो शामिल होता है। लेकिन सेकेंडरी पैकिंग काम आती है जब आप माल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। तो बेचते समय जो माल की पैकिंग की जाती है वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामग्री के क्रय मूल्य में सम्मिलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ट्रांजिट बीमा, कास्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, न वापस किए जाने योग्य कंटेनर्स, ब्रोकरेज पेड ऑन द परचेज, क्रय पर दिया गया ब्रोकरेज या इसे कह सकते हैं दलाली, या ऑल ऑफ द एबव यानी ए, बी एंड सी। तो देखिए माल के क्रय मूल्य में ये तीनों चीज़ें शामिल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इफ़ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट देन इट विल बी डैश ऑफ द सेल्स। यदि लाभ लागत का 25% है तो यह विक्रय का कितना परसेंट होगा? 20, 30, 15 या ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। तो देखिए कास्ट मान लीजिए आप 100x है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न आ गया। 100x आपकी कास्ट है और प्रॉफिट कास्ट का 25% है, यानी 100x का 25% कितना होगा? 25x। और सेल्स प्राइस हो गई आपकी, दोनों को जोड़ देंगे कास्ट प्लस प्रॉफिट को, तो ये 125x आपकी सेल्स प्राइस हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए कि 125 रुपये का कितना परसेंट होगा? आपका 25। तो देखिए यहाँ पे होगा 25x मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 125x। तो यहाँ x से x कट गया, 25 से 125 5 बार में कटा, और 100 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 20%। ठीक है, यानी कि यदि कास्ट पे 25% का प्रॉफिट है तो वो सेल्स प्राइस पे 20% के बराबर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इफ़ द कास्ट प्राइस इज 54,000, 33% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस विल बी। यदि लागत मूल्य 54,000 रुपये है और विक्रय मूल्य पर लाभ 33 सही 1/3% है, यानी 1/3 है, तब लाभ की धनराशि क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे मान लो विक्रय मूल्य x है, ठीक है, लाभ 33.5% बोल रहा है, यानी लाभ आपका हो गया 1/3x। ये आपका हो गया सेल्स, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स में से प्रॉफिट घटाओगे तो क्या मिलेगा? कास्ट मिलेगा, यानी 2/3x के बराबर आपकी कास्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है लागत मूल्य 54,000 है, ठीक है, यानी 2/3x इजिकल टू 54,000, 54,000। तो जब 2/3 54,000 है तो 1/3 कितना होगा? 1/3x है ना प्रॉफिट, 1/3x कितना होगा? 54,000 का आधा, 2/3 का आधा 1/3 हुआ, तो 54,000 का आधा आपका प्रॉफिट होगा, यानी 27,000। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 27,000। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से लगाए जा सकते हैं। यदि आप बहुत अच्छे से कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ पाए हों तो भी कॉमन सेंस से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टोटल सेल्स इज 10 लाख,
प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, इट विल बी, कुल विक्रय 10 लाख रुपए है, लाभ लागत पर 25% है, तो कुल लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे भी देखिए विक्रय 10 लाख है, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। ठीक है, कॉस्ट मान लो 100x के बराबर है और लाभ लागत पे 25% बता रहा है, तो प्रॉफिट आपका 25x के बराबर होगा। दोनों मिला के हो जाएंगे 125x, तो 125x 10 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना है 25x, तो जब 125x 10 लाख रुपए के बराबर है तो 25x कितने के बराबर होगा, प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट 25x है, तो 25x कितने के बराबर होगा, तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25/125। यहाँ x की वैल्यू यदि निकालेंगे आप तो 10 लाख को 125 से डिवाइड करेंगे और 25x की वैल्यू निकालनी है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25 से 125 5 बार में जाएगा और 10 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखिए, यदि सामग्री का प्रारंभिक शेष 30,000 रुपये है, अंतिम शेष 27,500 रुपये है और प्रयुक्त सामग्री 37,500 रुपये है, तो क्रय की गई सामग्री का मूल्य क्या होगा। इफ़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल इज 30,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 27,500, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड इज 37,500, देन द अमाउंट ऑफ मटेरियल परचेज वुड बी। तो यहाँ पे देखिए शुरू में आपके गोदाम में 30,000 की सामग्री थी, ठीक है, और साल के अंत में आपके पास 27,500 रुपये की सामग्री बच गई, यानी कि अपने गोदाम से आपने 2,500 रुपये की सामग्री को यूज किया है। अब टोटल सामग्री 37,500 की खर्च हुई है। अब इस 37,500 में से जब 2,500 रुपये की सामग्री आपने अपने स्टॉक में से यूज किया है, तो बाकी बचा हुआ सामग्री जो है आपने बाज़ार से ख़रीद के यूज किया होगा। तो 37,500 में से 2,500 घटा देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 35,000। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि सामग्री का क्रय 35,000 का किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ़ सेल्स ऑफ 5 लाख रुपीज़, कास्ट ऑफ सेल्स इज 4,50,000 रुपीज़, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,90,000 रुपीज़, द वैल्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विल बी। यदि विक्रय मूल्य 5 लाख रुपए है, विक्रय की लागत 4,50,000 रुपये है, विक्रय सामग्री की लागत 3,90,000 रुपये है, तो विक्रय और वितरण उपरिव्यय का मूल्य क्या होगा। तो आप ये जानते हैं, अभी मैंने बताया भी है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आपका प्राइम कास्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड शामिल हो जाते हैं। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ये बता रहा है कि 3,90,000 रुपये है। ठीक है, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड जोड़ दिया जाता है तब बनता है आपका कास्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और कास्ट ऑफ सेल्स में जब प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है तब आपका वैल्यू आता है सेल्स का। तो यहाँ सेल्स की वैल्यू दी है, उसका कोई यूज नहीं है। मेन अपने को कास्ट ऑफ सेल्स देखनी है, ये अमाउंट दिया है 4,50,000। ठीक है, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,90,000 बताया हुआ है, कास्ट ऑफ सेल्स 4,50,000 बताया हुआ है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है। तो 3,90,000 में ये अमाउंट जो भी होगा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का, वो जोड़ने पे 4,50,000 आया है ना। तो यदि 4,50,000 में से 3,90,000 को घटा दिया जाए तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट हमें मालूम हो जाएगा। तो घटाने पे आपका अमाउंट आएगा 60,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निविदा मूल्य का निर्धारण किया जाता है वास्तविक लागतों के आधार पे, गत अवधि के लागत पत्र के अनुसार, प्रमाणिक लागतों के आधार पर या गत अवधि के लागत पत्रक एवं लागत तथ्यों के संभावित परिवर्तन के आधार पर।
टेंडर प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कास्ट, पास्ट कास्ट सीट, स्टैंडर्ड कास्ट या पास्ट कास्ट सीट एंड पॉसिबल चेंजेज इन द कास्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि पास्ट कास्ट सीट से हम अनुमान लगाते हैं कास्ट का, लेकिन उसमें जो भी पॉसिबल चेंजेज हैं मटेरियल कास्ट में, वेजेज में या ओवरहेड में, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टेंडर प्राइस इंडिकेट निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है टोटल प्रोडक्शन कास्ट, कुल उत्पादन लागत, कास्ट ऑफ सेल्स यानी विक्रय की लागत, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यानी अनुमानित विक्रय मूल्य, या टोटल सेल्स कुल विक्रय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि अनुमानित विक्रय मूल्य को ये प्रदर्शित करता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। क्योंकि जब भी हम निविदा मूल्य निकालते हैं, टेंडर प्राइस निकालते हैं, तो पिछली लागत के आधार पे अपनी कास्ट भी निकालते हैं और उसमें एक मिनिमम प्रॉफिट जितना हम लेना चाहते हैं वो प्रॉफिट भी जोड़ते हैं और इसके बाद ये प्राइस सामने वाली पार्टी को बताते हैं। अब ये टेंडर प्राइस बताने के बाद ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला स्वीकार कर दे, ये अनुमानित विक्रय मूल्य है केवल। विक्रय मूल्य तो तब ना होगा जब वो सामने वाली पार्टी उसे स्वीकार कर ले, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कास्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, इसलिए यह अनुमानित विक्रय मूल्य को बताता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कास्ट अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती है। इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन बैंक अकाउंट यानी बैंक जमाओं में प्राप्त ब्याज, डिविडेंड पेड ऑन द शेयर कैपिटल, अंश पूंजी पर दिया गया लाभ, डिवेंचर इंटरेस्ट यानी ऋण पत्र पर ब्याज, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों ही फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स हैं। फाइनेंशियल नेचर के किसी भी आइटम को कास्ट अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल बी एडेड टू द कास्टिंग प्रॉफिट टू एमाइन द फाइनेंशियल प्रॉफिट। निम्नलिखित में से कौन सी मद वित्तीय लाभ ज्ञात करने के लिए लागत लाभ में जोड़ी जाएगी। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वर्क ओवरहेड यानी कारखाना उपरिव्ययों का न्यून अवशेष, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी ऋण पत्रों पर ब्याज, रेंट रिसीवेबल यानी प्राप्त किराया, या इनकम टैक्स पेड दिया गया आयकर। तो देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालने में होगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालते वक्त हमें वित्तीय मदों को भी शामिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप ये देखिए कि प्रॉफिट आपका बढ़ेगा कब, क्योंकि यहाँ लागत लाभ में जोड़ने की बात हो रही है, यानी प्रॉफिट बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये तो देखो न्यून अवशेष है, यानी खर्चा कम लिखा गया है, तो खर्चा बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। ऋण पत्र पे ब्याज देंगे तो प्रॉफिट कम होगा। आय कर का पेमेंट करेंगे तो भी प्रॉफिट आपका कम होगा। खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन प्राप्त किराया एक ऐसी मद है जिसे जोड़कर आप प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तो घटाई जाएंगी, लेकिन प्राप्त किराया एक ऐसी चीज़ है जो लागत लाभ में जोड़ी जाएगी और उससे आपका लाभ बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल अकाउंट इज 18,000 एंड ऑन पर कास्ट अकाउंट इज 18,500. What will be the profit on per cost book when profit on per financial book is 28,300? वित्तीय खातों के अनुसार अंतिम रहतिया 18,000 रुपये और लागत लेखों के अनुसार 18,500 रुपये है। यदि वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ 28,300 हो तो लागत लेखों के अनुसार लाभ क्या होगा। तो देखो स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले ये समझो। स्टॉक की वैल्यू यदि ज़्यादा दिखाई जाती है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं ओपन स्टॉक, उसके बाद दिखाते हैं परचेज, क्रेडिट में दिखाते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्रेडिट में से डेबिट को जब घटा दिया जाता है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट मालूम होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में तो वही अंतर होगा जो ग्रॉस प्रॉफिट में होगा, क्योंकि बाकी खर्चे तो आप एक जितने ही लिखेंगे। यहाँ स्टॉक की वजह से क्या फ़र्क हो रहा है ये हमें देखना है। अब क्लोजिंग स्टॉक यदि बढ़ेगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, ये अमाउंट आपका स्थिर है और क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है
कि लागत लेखों में 18,500 रुपये हमने दिखाया है, जबकि वित्तीय खातों में 18,000 रुपये दिखाया है। यानी लागत लेखों में हमने 500 रुपये ज़्यादा दिखाया है। तो इसकी वजह से लागत लेखों का हमारा लाभ क्या होगा, 500 रुपये ज़्यादा दिखाई देगा। तो वित्तीय लेखों में 28,300 लाभ दिखाई दे रहा है, तो 500 बढ़ के लागत लेखों में वो 28,800 रुपये दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ 1,30,000 रुपये है। यदि वास्तविक एवं पूर्व निर्धारित विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय 4,000 रुपये हैं, तो लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ क्या होगा। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक इज 1,30,000 रुपीज। What will be the profit as per cost book when selling and distribution expenses actual as well as predetermined are 4,000 रुपीज। तो देखो यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेज और प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेज दोनों बराबर हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के, बाकी खर्चों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो प्री डिटरमाइंड मतलब जो हमने कास्ट अकाउंटिंग में लिखा था, और एक्चुअल का मतलब जो वास्तव में हमने किया है खर्च और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा है। जब दोनों में फ़र्क ही नहीं है तो आपका प्रॉफिट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। जितना फाइनेंशियल अकाउंट में दिख रहा है उतना ही आपका कास्ट अकाउंट में भी दिखेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 1,30,000 रुपये की प्रॉफिट आपका लागत पुस्तकों में भी दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ 28,000 रुपये है। यदि ऋण पत्रों पर देय ब्याज 2,000 रुपये को वित्तीय लेखों में नहीं लिखा गया है, तो वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ क्या होगा। प्रॉफिट एज पर कास्ट बुक इज 28,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक when ₹2,000 of interest on debenture has not been shown in the financial book। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है एक फाइनेंशियल आइटम है। कास्ट अकाउंटिंग में तो इस खर्चे को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में इस खर्चे को दिखाया जाता है। तो 28,000 कास्ट बुक के अनुसार यदि लाभ है और यदि 2,000 रुपये ये खर्चा हम फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए होते, तो फाइनेंशियल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट कितना दिखाई देता, 26,000 रुपये दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि 2,000 रुपये को वित्तीय लेखों में नहीं लिखा गया हो। ठीक है। तो जब वित्तीय लेखों में नहीं लिखा गया तो ये 2,000 घटाने वाला काम हमने वास्तव में नहीं किया है। इसलिए जो प्रॉफिट आपकी कास्ट बुक में थी वही प्रॉफिट आपकी फाइनेंशियल बुक में भी दिखाई देगी, क्योंकि ये 2,000 रुपये का लिखा नहीं गया है। यदि लिखा गया होता तब कम होता, लिखा नहीं गया है तो कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 28,000 रुपीज़ आपका सही हो जाएगा कि वित्तीय लेखों के अनुसार भी लाभ इतना ही दिखेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जब लेखांकन वर्ष के अंत में ठेका पूर्ण नहीं होता है तो अपूर्ण ठेके पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। When the contract is not completed at the end of accounting year, then profit on the incomplete contract transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाते में, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट यानी कार्य प्रगति खाते में, पार्शियली ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्शियली टू द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट यानी अंशतः लाभ हानि खाते को और अंशतः कार्य प्रगति खाते को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब ठेका अपूर्ण होता है तो लाभ का एक हिस्सा लाभ हानि खाते में जाता है, बाकी दूसरा हिस्सा जो है वर्क इन प्रोग्रेस में डाला जाता है। ये किस आधार पर डाला जाता है, यदि कार्य 25% से कम पूरा हुआ है तो कोई भी अमाउंट पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। यदि 25% से ज़्यादा काम हुआ है लेकिन 49% तक हुआ है यानी 50% से कम हुआ है तो 1/3 प्रॉफिट पीएल अकाउंट में जाएगा, बाकी 2/3 प्रॉफिट आपका वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। यदि काम 50% से लेकर 90% तक पूरा हुआ है तो ऐसे केस में 2/3 हिस्सा पीएल अकाउंट में जा सकता है, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। और 90% से ज़्यादा काम होने पर 100% प्रॉफिट डाला जा सकता है पीएल अकाउंट में, लेकिन ये भी डाला जाता है कैश रेशियो में, यानी वर्क सर्टिफाइड जितना है उसमें से जितना परसेंट कैश हमें मिला है उसके अनुपात में ये अमाउंट तय किया जाता है। 1/3 का उतना परसेंट लिया जाता है जितना वर्क सर्टिफाइड के परसेंटेज के रूप में हमें कैश मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ
ठेका खाते में निर्माणाधीन कार्य की धनराशि में सम्मिलित होता है कास्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड यानी प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य के मूल्य को, कास्ट ऑफ वन अनसर्टिफाइड यानी अप्रमाणित कार्य की लागत को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कास्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड यानी प्रमाणित कार्य का ठेका मूल्य एवं अप्रमाणित कार्य की लागत, या कास्ट ऑफ इनकम्प्लीट वर्क अपूर्ण कार्य की लागत। तो देखिए, ठेका खाते में जब ठेका अधूरा हो यानी अभी पूरा नहीं हुआ है तो निर्माणाधीन लागत यानी वर्क इन प्रोग्रेस में आप प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य दोनों को डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ की निम्नलिखित धनराशि क्रेडिट की जाती है। क्रेडिट करने का मतलब है पीएल अकाउंट में क्रेडिट करने से, ठीक है। When the contract is 50% complete, the amount of profit is to be taken credit for is usually। तो अभी मैंने बताया कि नकद अनुपात के गुना द्वारा अर्जित लाभ का 2/3 हिस्सा 50% या उससे ज़्यादा और 90% से कम काम पूरा हुआ होता है तो 2/3 हिस्सा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो नकद अनुपात में जाएगा। नकद अनुपात क्या होता है? नकद अनुपात होता है कि कैश रिसिव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यानी जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसकी तुलना में कैश कितना % हमें मिला। क्योंकि जब भी वर्क सर्टिफाइड किया जाता है इंजीनियर द्वारा तो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला व्यक्ति पूरे सर्टिफिकेट का अमाउंट नहीं पे करता है, कुछ हिस्सा वो रख लेता है, 10, 15, 20% हिस्सा रख लेता है, जिसे कहा जाता है रिटेंशन मनी। ठीक है, रिटेंशन मनी रख लेता है और बाकी कैश पेमेंट करता है। तो ये बाकी जो कैश पेमेंट किया उसी के आधार पर तय होता है कि ये कितना % कैश मिला, 80% मिला, 75 मिला कि 85 मिला। तो ये 2/3 जो प्रॉफिट है उसका 85 या 80% जो भी कैश रेशियो है उतना ही आप पीएल अकाउंट में ले जा पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी ठेके पर 3 लाख रुपए प्राप्त हुए जो प्रमाणित कार्य का 80% है, तो प्रमाणित कार्य की धनराशि क्या होगी? इफ कैश रिसिव्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट इज 3 लाख रुपीज बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, देन अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड विल बी। तो यहाँ देखो ये कह रहा है वर्क सर्टिफाइड का 80% यानी 80/100 ये 3 लाख रुपए के बराबर है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई ये 100 इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा और 80 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 बार में, ये 5 बार में, 3 लाख को 4 से डिवाइड कर दो तो 75,000 रुपये हो जाएगा और 75,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो 3,75,000 रुपये होगा। यानी वर्क सर्टिफाइड 3,75,000 है, इसमें से 3 लाख रुपये कैश दिया गया है, बाकी 75,000 रुपये रिटेंशन मनी के रूप में रख लिया गया है। तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट पूछा है 3,75,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ठेके पर 1,60,000 रुपये प्राप्त हुए जो प्रमाणित कार्य का 4/5 है, तो प्रमाणित कार्य की राशि क्या होगी? इफ कैश रिसिव्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अमाउंटेड टू द 1,60,000 बीइंग 4/5 ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, देन अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड विल बी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्क सर्टिफाइड का 4/5 हिस्सा हमें मिला है, ठीक है, और ये 1,60,000 रुपये के बराबर है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? तो वर्क सर्टिफाइड होगा 1,60,000। अब इस वाले हिस्से को इसे आप दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 जो है डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4 से 1,60,000 को डिवाइड कीजिए 40,000 और 40,000 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 लाख रुपये। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर आपका होगा 2 लाख रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई ठेका 13 सप्ताह में पूरा हुआ, इस अवधि के अंत में ठेके पर प्रयुक्त प्लांट को 20% ह्रास काटकर 16,000 रुपये मूल्य पर वापस कर दिया गया। ठेके पर निर्गमित प्लांट का मूल्य क्या था? द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 13 वीक, एट द एंड ऑफ विच पीरियड प्लांट वाज रिटर्न एट द वैल्यू ऑफ 16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20%।
द वैल्यू ऑफ प्लांट वाज, तो यहाँ पे देखिए मान लो प्लांट 100x रुपये का था, इसमें से 20% डेप्रिसिएशन काटा गया यानी 20x रुपये घटा दिया गया और 80x रुपये का प्लांट वापस हुआ। अब 80x क्या है, 16,000 रुपये के बराबर है, ठीक है, क्योंकि प्लांट वापसी का मूल्य हमें दिया हुआ है 16,000। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 डिवाइडेड बाई 80, यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, 8 से 16 दो बार में जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 200 रुपये। तो ये कह रहा है कि प्लांट का मूल्य क्या है, तो प्लांट का मूल्य 100x के बराबर है, x की वैल्यू हमें 200 रुपये मिली है, तो 200 रुपये में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 20,000 रुपये हमारे प्लांट का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20% डेप्रिसिएशन दिया है और ठेके की अवधि 13 सप्ताह दिया है, यानी कि यदि ये 20% पर एनम दे दिया होता डेप्रिसिएशन का अमाउंट, तब हमें 13 सप्ताह यानी 1/4 साल का, 52 हफ्ते का 1 साल होता है, तो 13 हफ्ता यानी 1/4 साल, यानी 20% की जगह 5% डेप्रिसिएशन मानना पड़ता यदि प्रति वर्ष का ह्रास दिया होता, लेकिन यहाँ कहीं भी प्रति वर्ष नहीं लिखा हुआ है, यानी इन्होंने फ्लैट 20% का डेप्रिसिएशन काटा है, ठीक है। पर एनम या प्रति वर्ष दिया होगा तब समय के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, यदि प्रति वर्ष नहीं दिया है तो जितना परसेंटेज दिया हो वो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगा हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ठेके के संबंध में प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेके मूल्य का 60% है और प्रमाणित कार्य का 100% नगद प्राप्त कर लिया गया है, यानी यहाँ कोई रिटेंशन मनी नहीं रखी गई है। यदि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की गई धनराशि 6,000 रुपये हो तो अर्जित लाभ की कुल धनराशि क्या होगी। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस and 100% of work has been certified has been received in cash. If profit taken to profit and loss account is 6,000, then amount of total earned profit will be। तो यहाँ सिंपल ये है कि ठेके का जो भी काम है वो 60% पूरा हुआ है, ठीक है। प्रमाणित कार्य हमें बताया है कि 60% हुआ है। 60% होने का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट है उसका 2/3 हिस्सा आपका पीएल अकाउंट में गया होगा और वो धनराशि है 6,000 रुपये। और यहाँ कैश रेशियो 100% है, यानी कैश रेशियो का कोई भी झंझट नहीं है। 2/3 हिस्सा जो पीएल अकाउंट में गया है वो 6,000 रुपये के बराबर है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ठीक है। ये 2 से काटेंगे 6,000 को तो 3,000 हो जाएगा और 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट 9,000 रुपये का हुआ, इसका 2/3 हिस्सा पीएल अकाउंट में ले गया गया क्योंकि 50% से ज़्यादा काम पूरा हुआ है, वो अमाउंट हो गया 6,000 रुपये। बाकी 3,000 रुपये जो बचा ये वर्क इन प्रोग्रेस में डाला गया होगा। कुल लाभ हमारा 9,000 का हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुल लाभ पूछा है। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग कल हल करेंगे क्योंकि अगले प्रश्न से प्रक्रिया लागत और ऑपरेटिंग कास्टिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले भी मैंने बताया है कि 3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लोग उस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा बीआरएफ का भी एक कोर्स बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बीआरएफ के एग्ज़ाम के पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।